एडजस्टमेंट नंबर 8, इस एडजस्टमेंट का नाम है जनाब बैड डेट्स एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अब ये चीजें समझनी है, बाद में ये क्या चीजें हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का एक और नाम भी आपको मिलेगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से। आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना एडजस्टमेंट, इसका पूरा पूरा चैप्टर है। जैसे डेप्रिसिएशन चैप्टर नंबर 6 है, आप एक्रूवल प्रीपेड जो 4 चीजें पढ़ी, ये चैप्टर नंबर 4 है हमारा, और ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ये चैप्टर नंबर 5 है हमारा। लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, डेप्रिसिएशन नहीं, बैड डेट्स। इसको डाउटफुल डेट्स भी कहते हैं, डाउटफुल। यहां पर मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं इस एडजस्टमेंट की वजह से, उसका नाम है प्रूडेंस। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? प्रूडेंस का। पहले ये समझो बैड डेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। बैड डेट्स के बैड डेट्स होते हैं मेरे भाई, जब आपने किसी को सेल करते हो ना, कस्टमर को क्रेडिट सेल्स, और वो हमें पैसे ना दे, हमें यकीन हो जाए कि वो हमें पैसे नहीं देगा, वो बैड डेट्स। जब हम अपने कस्टमर को उधार पे सेल करें और वो बंदा हमें पैसे ना दे, तो वो क्या हो जाते हैं? बैड डेट्स। और इस बैड डेट्स को कभी कभी या तो बैड डेट्स लिख देते हैं या लिख देते हैं बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। ये जो कल आपने एक सवाल किया था, ये लफ्ज आपको मिला होगा। वो जो बैड डेट्स राइट ऑफ होते हैं ना, मतलब आपको यकीन हो गया है उसने पैसे नहीं देने। ये यकीन कैसे होता है? हमें स्टैंडर्ड कहता है कि आप यकीन कर लो कि उसने पैसे नहीं देने। नंबर 1, अगर उसकी डेथ हो जाए, अगर हमारे डेटर जिससे पैसे लेने हैं उसकी डेथ हो जाए, तो वो बैड डेट्स। या नंबर 2, एमिग्रेशन के केस में। ये एमिग्रेशन क्या होता है? मुल्क छोड़ के भाग जाना, यानी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो गया। वो तो यहां उसने अगर पैसे देने वाला होता तो दे देता, तो इसका मतलब है वो भी हमारे बैड डेट्स। तीसरे केस में बैंकरप्ट। बैंकरप्ट होता है दिवालिया। बैड डेट्स, इस बैड डेट्स को राइट ऑफ भी कहते हैं। मतलब जो पैसे हमें नहीं मिलने होते, हम कहते हैं जी उसको राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो। मतलब वो पैसे मिलने ही नहीं, वो एक्सपेंस में लिखेंगे ना, वो हमारा एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ बैड डेट्स बता रहा हूं क्या है। और इस सिचुएशन में हम समझेंगे कि ये बैड डेट्स हो गया, मतलब जिस बंदे से आपने पैसे लेने हैं, अब हम उसे बैड डेट समझेंगे तो उसकी कोई वजह तो होगी ना। या तो डेथ है, या फिर वो एमिग्रेट, या वो बैंकरप्ट। बैंकरप्ट क्या होता है? दिवालिया हो जाना। ठीक है, दिवालिया हो जाना, ये मोस्टली ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, दिवालिया हो जाना। या इसका एक लफ्ज होता है इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी या इंसॉल्वेंट, ये आपने शायद उसमें पढ़ा भी हो I2B में। इंसॉल्वेंट कहता फिर भी बैड डेट्स हो गए, आप उसको खत्म कर दो, एक्सपेंस लिख दो, वो अब आपका एसेट नहीं रहा बल्कि क्या बन गया? एक्सपेंस बन गया। क्या कोई और सिचुएशन हो सकती है? हमारी बुक में यही बताई हुई है। वो खुद ही मुकर जाए, मैं तो देने ही नहीं। ऐसा भी वैसे ये बिजनेस में कम होता है, ये बहन भाई ये दोस्तों में ऐसा होता है।
तो जनाब इस किसी भी सूरत में अगर कोई मसला आ जाए तो हम समझते हैं कि बैड डेट्स हो, मतलब डेथ हो जाए। हाँ एक और है, बंदा पागल हो जाए तो भी बैड डेट्स ही है, क्योंकि पागल बंदे के ऊपर भी केस नहीं हो सकता, पागल बंदे के ऊपर केस नहीं हो सकता। तो जिसके ऊपर केस ही नहीं, इंस्टॉलमेंट बंदे के ऊपर भी केस नहीं हो सकता। ठीक है जी, दिवालिया उसको बैंक ने खुद दिवालिया करार दे दिया कि भाई साहब इस बेचारे के पास अब कुछ नहीं बचा, इसके सारे एसेट्स और लायबिलिटीज खत्म हो गए और अब जिन लोगों के इसके पास कुछ है ही नहीं तो बस फिर गया। ठीक है, डेथ, एमिग्रेशन, बैंकरप्ट या अनसाउंड माइंड, जिसे हम पागल कहते हैं, अनसाउंड माइंड, ये लफ्ज आप जाकर लॉ में पढ़ोगे आगे, अनसाउंड माइंड, तब भी बैड डेट्स। अब अगर इनमें से कोई भी आपके डेटर या कस्टमर के साथ जिससे आपने पैसे लेने हैं कोई वाकया पेश आया तो जो उससे आपने पैसे लेने हैं वो बैड डेट्स, और बैड डेट्स कहां पर लिखोगे? एक्सपेंस। डन। अगली बात ये तो होगी बैड डेट्स की कहानी, उसके साथ क्या लिखा मैंने? अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ये दूसरी बात है। सर वो क्वेश्चन 15 में सर वो डेप्रिसिएशन आपको जल्दी आना चाहिए था, बात नहीं करनी है इसकी। अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्या, या इसको क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसको बोलते हैं डाउटफुल। हाँ जी, वो था बैड डेट्स, पता था पैसे नहीं मिलने, अब क्या है? डाउट, हो सकता है ना मिले, ये शक है वो पक्का है कि वो नहीं मिलने, इस पे डाउट है, हो सकता है पैसे ना मिले। अच्छा कब शक क्रिएट होता है? वो तो बैड डेट्स का तो पता चल गया ना कि किस किस केस में पता चलता है कि नहीं, कब हमें डाउट होगा? नंबर 1, डिस्प्यूट ऑन इनवॉइसेस। हमारे कस्टमर के साथ ना जो इनवॉइसेस है, जो रसीदें बनी हुई हैं, उसके ऊपर वो झगड़ा चल गया कि वो कहता है कि जी आपने कीमत ही नहीं ठीक लिखी, या आपने गलत रसीदें बनाई हुई है, आपने पैसे गलत लिखे हुए हैं, मैंने तो ये इतनी चीजें खरीदी नहीं थी आपसे। इसका क्या मतलब हो गया? मतलब आपके कस्टमर के साथ जिससे आपने पैसे लेने उससे लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। अब झगड़े का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? और कहते ले पैसे हूं तू, मैं तेन दस। तो अब हमें डाउट है कि वो पैसे हमें ना मिले। अच्छा झगड़ा हो गया ना तो हम उसके ऊपर केस तो कर सकते हैं ना, लेकिन मसला झगड़ा उसका कोई जाती झगड़ा नहीं है, झगड़ा किसके ऊपर आया? अगर वो हम केस भी करते हैं, वो कहता है कि भाई साहब ये जो ऊपर लिखा हुआ है, जो रसीद बनी हुई ये गलत है, इसके ऊपर चीजें ज्यादा लिखी हुई है, मैंने तो इतनी इससे खरीदी नहीं थी, या इस कीमत के ऊपर तो बात ही नहीं हुई थी जो इसने कीमत लिखी। यानी इनवॉइस के ऊपर अगर झगड़ा चल जाए ना तो फिर भी डाउट हो जाता है। और नंबर 2, हमारा जो डेटर है ना उसको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। फाइनेंशियल क्राइसिस का पता है ना, उसके बेचारे के पास पैसे हैं ही नहीं, तो पैसे देगा कहां से? इसकी एग्जांपल मैं देता हूं। आपने एक भाई साहब को चीजें दी, उसकी फैक्ट्री को आग लग गई। अब जैसे उसकी फैक्ट्री को आग उसकी फैक्ट्री को लगी और आपने भी 1 करोड़ उससे लेना था, हार्ट अटैक आपको आ गया, ऐसा ही होना है। क्योंकि जब उसकी फैक्ट्री जल जाएगी तो वो हम उसे कहेंगे नहीं मुझे पैसे दो, बंदा अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी उसको ये लॉ भी थोड़ी सी प्रिविलेजेस देता है कि टाइम दे देगा या कोई इस तरह का काम दे देगा। तो अगर फाइनेंशियल क्राइसिस में कोई आपका कस्टमर चला गया ना, या उसके हालात खराब हो गए, तो तब भी हमें डाउट हो गया कि हो सकता है ये आप पैसे, तो पिछला क्या था? कंफर्म था पैसे नहीं मिलने, और ये क्या है? डाउट है। तीसरे नंबर पर क्या हो सकता है जी? बट आप भी कुछ बताएं, ये तो मार्केट का काम है, ये तो घर घर का मसला है। पाँव टूट गया, ये कौन सा? पाँव टूटने से पैसे है क्या? हाँ, इसमें हम इसे कह सकते हैं कि वैसे लफ्ज आता है एज एनालिसिस। एज एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जो डेटर्स है ना वो काफी टाइम से लटकाई जा रहा है,
काफी देर से पैसे नहीं दे रहा, तब भी डाउट है। वो कह रहा है कि सुबह है, सुबह का शाम आज, ये सुबह शाम चल रहा है, और ये आम होता है, ये होता है हफ्ता डेढ़ हफ्ता चलता रहता है, तो साल हो जाता है, हफ्ता डेढ़ ही चलता है। तो इसे हम कहते हैं कि क्या बोले इसे, वैसे तो कहते हैं कि इसको एज एनालिसिस बोलते हैं। लफ्ज एज एनालिसिस का इस्तेमाल होता है कि जब लॉन्ग लाइफ लॉन्ग एज्ड डेटर्स हों तो उनके ऊपर भी डाउट होता है कि अब उन्होंने पैसे नहीं देने। अच्छा जनाब, बैड डेट्स हो गए तो हमने एक्सपेंस में लिख दिया, और अगर डाउट है तो किधर लिखें? एक तो है ना कि बैड डेट्स हुए तो एक्सपेंस में लिख दिया, हमें डाउट है हो सकता है हमें पैसे ना मिले, तो हमें उसका क्या करना चाहिए? अब हमें स्टैंडर्ड गाइड करता है, और उस गाइड किस तरह से करता है, उसने एक कॉन्सेप्ट बताया है जिसका नाम है प्रूडेंस। प्रूडेंस, PRUDENCE, प्रूडेंस। ये कहता क्या है? कहते हैं अकाउंटिंग, पहले ना लिख लेना, समझने की कोशिश करना, वैसे तो ये बात जगह जगह हम इस्तेमाल करेंगे तो समझ आ ही जाएगा, और कभी ना कभी तो आ ही जाएगा, सारी जिंदगी पड़ी। तो प्रूडेंस में होता क्या है कि वो कहता है कि जनाब अगर आपको डाउट है ना किसी नुकसान होने का, स्टैंडर्ड कहता है, तो रिकॉर्ड कर लो। नुकसान होने का डाउट है तो रिकॉर्ड कर लो, फायदा होने का उम्मीद है तो रिकॉर्ड ना करो जब तक कि फायदा हो ना जाए। ये है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। कहते हैं आप अपने नुकसान को कम ना लिखो, थोड़ा सा भी शक है ना, तो ये जो प्रूडेंस, ये डाउटफुल डेट्स हैं, डाउटफुल, ये डाउट है ना, तो इसको एक्सपेंस में लिख देंगे, ये हमारा एक्सपेंस ही समझा जाएगा। अपने हम कहते हैं जितना का डाउट है ना उतना कम कर दो, ठीक है। और तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पहले लिख लें। वैसे इसकी डेफिनेशन कोई और है, अभी मैं वो डेफिनेशन नहीं बता रहा, वो बाद में मैं आपको कॉन्सेप्ट की एक डेफिनेशन करवाऊंगा सारे की, अभी सिर्फ समझाने की हद तक बता रहा हूं। याद रखिए अगर आप किसी किताब से ये डेफिनेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है इनकम एंड एसेट्स can never be overstated and expenses and liabilities can never be understated. इनकम एंड, ये वाहिद कॉन्सेप्ट है जिसने इनकम और एसेट को एक साइड पे लाया है, वरना इनकम अलग फेज में है और एसेट अलग फेज में, वो डेबिट होता है वो क्रेडिट होता है। इनकम और एसेट्स कैन नेवर बी ओवरस्टेटेड, मतलब आपने, आपको लगता है उम्मीद है कि हमने आने वाले दिनों में हमें प्रॉफिट हो जाएगा, वो कहता है जब होगा तो आप लिखना। हमें उम्मीद है कि आने अगले साल हम एक एसेट खरीदेंगे, वो कहता है जब खरीदना ना तब लिखना। अभी ना लिख दो जी उम्मीद है एसेट खरीदना डेबिट और एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो क्रेडिट, कहता कुछ नहीं, ना इनकम ना, लेकिन एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज कैन नेवर बी अंडर, मतलब इसको कम नहीं कर सकते। मतलब अगर डाउट है ना कि आपकी कोई लायबिलिटी रेज हो सकती है, कहते लिखो। कोई डाउट है कोई खर्चा आने वाले दिनों में होगा, हुआ नहीं अभी डाउट है कि हो जाए, कहता फिर भी लिखो, उसको प्रोविजन के नाम से लिखो, लिखो जरूर, ताकि अगर वो नुकसान हो भी जाता है तो आपको पहले से तैयार है। आपका जो शेयर होल्डर है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने वाला बंदा है, वो कहीं धोखा ना खा जाए कि कल को आपने नुकसान की एक्सपेक्टेशन लिखी नहीं, सपोज दैट आपने 2 लाख के डेटर लिखे हुए, एक बंदा आता है कि यार इसने पैसे इतने लेने हैं तो इसके पास आने वाले दिनों में पैसे आएंगे, बाद में पता चला उसमें से 1 लाख वाले तो डाउटफुल थे, तो धोखा मिल जाएगा ना अगर आपने ये डाउट ना लिखा तो कहता है ये डाउट अगर यानी नुकसान होने का कोई डाउट है ना, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लिखो,
ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने वाला है उसे धोखा ना कहीं आ जाए। और अगर एसेट्स हैं उनको ज्यादा नहीं करना। अगर आपने एक्सपेंस ज्यादा लिख दिए, एक्सपेंस ज्यादा लिख दिए, प्रूडेंट कंसेप्ट इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। एसेट कम लिख दिए, प्रूडेंट कंसेप्ट इसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता। आपने एसेट जरूरत से ज्यादा लिख दिए, इस पर अप्लाई होता है। कैन नेवर बी ओवरस्टेटेड। ये क्या कहता है? इनकम को और एसेट्स को कैन नेवर बी, आपने ज्यादा लिखोगे इनकम को अप्लाई होगा, आप एसेट को ज्यादा लिखोगे अप्लाई होगा। आपने एसेट कम लिख दी, वो कहता ठीक है लिख लो। एसेट कम लिखने का कोई मसला नहीं, एसेट ज्यादा नहीं लिखने। एक्सपेंस आपने ज्यादा लिख दिए, कहता ठीक है। एक्सपेंस हमने जरूरत से कम लिखे हैं, अप्लाई हो जाएगा। कैन नेवर बी अंडरस्टेटेड, कम नहीं कर सकते। ओरिजिनल एक्सपेंस तो लिखने ही लिखने हैं, शक वाले भी लिखने हैं। ओरिजिनल तो लिखने हैं और उन तमाम एक्सपेंसेस को भी लिखना है जिनके ऊपर डाउट है। ये है प्रूडेंस कंसेप्ट। अभी भी मैंने डेफिनेशन नहीं बताई, वो चीज बताई है जो हमने अप्लाई करना है। इनकम एंड, वैसे किसी को बता दोगे ना तो मान जाएगा। ऐसी की ओरिजिनल डेफिनेशन ये है, वो इसलिए नहीं मैं बता रहा क्योंकि अभी हमने अकाउंटिंग पढ़ी कितनी है। उसमें ये होता है कि जब हम अकाउंटिंग के अंदर ना बड़े एस्टिमेट्स इस्तेमाल करते हैं। एस्टिमेट्स, अंदाजे। मेरा ऐसे 10 साल चल जाएगा, ये अंदाजा है। मेरी गाड़ी 5 साल चल जाएगी, अंदाजा है। वो कहता है जब अंदाजे लगाने हैं ना तो ऐसे अंदाजे लगाने हैं कि उन अंदाजों से कहीं आपकी इनकम और एसेट्स ओवरस्टेट ना हो और एक्सपेंस एंड लायबिलिटी कहीं अंडरस्टेट ना हो। ये ओरिजिनल इसकी डेफिनेशन है, लेकिन अभी सिर्फ इतने से गुजारा चलो। तो अब प्रूडेंस कांसेप्ट कहता है, अच्छा बैड डेट्स तो कंफर्म एक्सपेंस है ना, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अभी डाउट है, तो उसको भी हमने एक्सपेंस में लिखने का अंदाज चेंज है, वो देख ले। चलो जनाब, ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि बैड डेट्स क्या होते हैं और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्या होते हैं। बैड डेट्स क्या हुए? हमने जिन लोगों से पैसे लेने हैं, हमें यकीन है कि वो पैसे हमें नहीं मिलने, वो एक्सपेंस में। अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्या है? हमें डाउट है। यकीन कब होगा? हमारे डेटर की डेथ हो जाए, वो एमिग्रेशन या बैंक करप्ट हो जाए। और डाउट कैसे होगा? इनवॉइसेस के ऊपर डिस्प्यूट हो जाए और वो फाइनेंशियल क्राइसिस में चला जाए। मेन ये दो ही है, ठीक है। ये जो हमारी बुक में है, पेपर में वो कहेगा कि एक बंदा एमिग्रेट हो, चला गया मुल्क छोड़ के, तो आप बताओ उसके जो उनसे पैसे लेने थे वो बैड डेट्स में लिखोगे या अलाउंस फॉर बैड डेट्स में लिखोगे? वो बैड डेट्स में लिखिए। ये आपके सवाल है पेपर वाले। चलो जी बिस्मिल्लाह करें फिर। मैं सपोज करता हूं कि आप लोगों ने, हुआ ये एक और तरीका, एक भाई साहब थे, उसके डेटर्स हैं 5 लाख, ठीक है। उसने लिखे हुए हैं, डेटर्स लिखे हुए हैं 5 लाख। हम ऑडिटर हैं, समझते हो ना आप, ऑडिटर बनने आए हो। हम ऑडिटर, हम गए, हम उनका ऑडिट कर रहे हैं। ऑडिट करने का तरीका कार ये होता है कि हम जो उनकी चीजें चेक कर रहे हैं। हमने देखा कि उसने डेटर 5 लाख लिखे हुए हैं बस। हमने उसे पूछा, बुलाया कि यार ये जो तूने डेटर लिखे हैं 5 लाख, ये वाकई पैसे लेने हैं आपने या एवं एसेट बढ़ाए हुए हैं? कहता नहीं लेने हैं। हमके रसीदें दिखाओ। आपने इनको सेल की होगी तो रसीदें तो रखी होगी ना। उसने में रसीदें दिखा दी, कंफर्म हो गया कि 5 लाख के उसके डेटर्स कंफर्म हैं। अगली बात हमने कहा कि अच्छा मुझे ये बता कि ये वाकई तुझे यकीन है कि ये सारे पैसे देंगे? कहता हाँ। कहता नहीं फिर भी। कहता क्या ऐसा हुआ है, तू 10 साल से काम कर रहा है, कारोबार कर रहा है, क्या तेरे हर साल जितने डेटर होते हैं सारे पैसे दे देते हैं? कहता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी किसी ने 1000 ना दिया, कभी 2000 ना दिया, कोई इस तरह का हो जाता है। कहता बता, अंदाजा बता, तेरे हर साल कितने आपके पैसे नहीं मिलते? वो कहता है कि 2-4% ना नहीं मिलते हर साल। वो कहता है भाई साहब तो इस 50,000 रुपए के ऊपर 2% अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रिएट करते हैं। कि इस पर भी लिख कि शक है कि हो सकता है 2% पैसे ना मिले। उसने कहा ठीक है, अब तू ऑडिटर है, मान लेते हैं। तो वो क्या करेगा, इसका 2% ले लेगा और उसको बोलेगा क्या, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। कितना है अलाउंस फॉर बैड डेट्स? करो जरा कैलकुलेटर निकालो आप।
5 लाख का 2% लो, कितना आता है? 1000 या 10,000? 10,000। चलो जी, ये 10,000 किधर लिख देंगे पता है? किधर लिखेंगे? एक्सपेंस में। और दूसरा किधर लिखेंगे? डेटर में से माइनस कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंस में भी लिखना है और एसेट में से भी माइनस। इस 10,000 को 50,000 जब डेटर लिखोगे ना, तो अब पूरे 5 लाख तो नहीं लिखोगे, इसमें से 10,000 माइनस कर दोगे और बाकी ये 10,000 एक्सपेंस में लिख दो। अब और अगली बात, ये था मेरे पास साल 1, अब आप आ गए साल 2 में। फिर हम ही ऑडिटर थे उसके अगले साल डेटर्स पड़े थे जनाब 6 लाख। अच्छा, पिछले साल ये जरूरी नहीं था कि 10,000 वाकई बैड डेट्स होंगे, क्या था? अंदाजा, हो सकता है। अगले साल हम गए, वही कस्टमर, वही सारी चीजें, हमने कहा हाँ सुना सारे पैसे मिल जाएंगे, कहते नहीं नहीं 2% डाउट है, तो फिर हम 2% लेंगे। हम भी ऑडिटर हैं, इसी के काम के लिए तो जाते हैं। कितना? 12,000। अब इंपॉर्टेंट बात सुनने वाली है, अगले साल एक्सपेंस में कितना जाएगा? 2,000। कितना जाएगा? 2,000। पहले साल कितना गया? 10,000। अगले साल कितना गया? 2,000। क्यों? वो 10,000 तो हम पहले ही लिख चुके हैं। अगर उनमें से जो बैड डेट्स हैं वो तो अलग एक्सपेंस में जाएंगे ना, वो तो डाउट था। तो जब भी आपने प्रोविजन करना है ना, तो प्रोविजन में क्या देखना है? चेंज। क्या देखना है? अगर पहले साल कोई प्रोविजन नहीं है, सारे का सारा एक्सपेंस। अगर पहले भी कोई प्रोविजन है, तो जो प्रोविजन में चेंज आएगा ना पिछले साल से इस साल, वो हमारा एक्सपेंस में जाएगा, वो हमारा। तो अब एक्सपेंस में कितना जाएगा? 2,000। तो एक्सपेंस में अब दो चीजें जाएंगी, एक तो जाएगा ना बैड डेट्स, तो जो बैड डेट्स है वो तो सीधे सीधे एक्सपेंस है। अब दूसरा क्या जाएगा? चेंज इन प्रोविजन, चेंज इन अलाउंस, चेंज इन अलाउंस। बात समझ लगी? दिमाग में कोई सवाल क्रिएट हुआ? चलो बाद में पूछता। कोई सवाल दिमाग में आया? कितने लोगों के सवाल आ चुका है दिमाग में? 1 2 3 4। हाँ जी, नहीं आया? हाँ शायद, क्या दिमाग में आया? नहीं आया? हाजरा? इनकम स्टेटमेंट हर साल नहीं होती। हाँ, हर साल नहीं होगी। लास्ट ईयर की ऐड क्यों नहीं कर रही? डिफरेंस ले रहे हैं, लास्ट ईयर की तो निकाल रहे हैं। ये 12,000 टोटल होगी ना प्रोविजन एक तरह की, तो 10,000 तो पिछले साल की थी, हम तो सिर्फ 2,000 लिख रहे हैं। एक मिनट। हाँ हाजरा, आपके सवाल क्या है? सही 10 साल पिछले साल की कैसे थी, मतलब ये चेंज क्यों करेंगे हम? चेंज क्यों करेंगे? देखिए ना, डेटर की वैल्यू चेंज होगी, हर साल एक जैसे डेटर थोड़ी होंगे। हमारे कस्टमर बढ़ते जाएंगे ना, हर साल कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। कस्टमर तो कम या ज्यादा हो सकते हैं, तो वो कहता है मुझे 2% डाउट है, तो फिर तो अमाउंट चेंज हो जाएगी ना। पिछले साल 5 लाख डेटर थे, इस साल 6 लाख है। हाँ अहमद, 10,000 प्रोविजन अलग लिखा जाएगा, 2,000 चेंज प्रोविजन अलग। वो आगे वो अकाउंटिंग अलग करवाओ। अभी अकाउंटिंग मैं भी सिर्फ पढ़ा रहा हूँ कि एक प्रोविजन पिछले साल की होती है, एक प्रोविजन इस साल की होती है, सिर्फ इसके बारे में मुझे बताने दें। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि पिछले साल 10,000 है, इस साल 8,000 हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि पिछले साल हमारे डेटर सपोज 6 लाख हैं, अगले साल इसी में क्या, तीसरे साल में चला जाता हूं, तीसरे साल जो मेरे डेटर्स थे वो थे 4 लाख। अब 4 लाख का 2% लेंगे तो कितना बना? 8,000। अब आपका जो पिछले 12 से, ये देखना है पिछले साल से कंपेयर करना, पिछले से पिछले से नहीं। सर वो जरूरी तो नहीं कि हर साल 2% हो, चेंज भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है। सर अगर वो जो प्रोविजन में रखे हुए हैं बैटर्स के, अगर वो से मिल जाए तो वो भी करेंगे सवाल, वो अभी बाद में, वो है बैड डेट्स रिकवर्ड का केस। वो क्या है? बैड डेट्स रिकवर्ड का केस। जी जनाब, 12,000 से 8,000 हो गया, हमें डाउट था 12,000 का, अब डाउट रह गया 8,000। 4,000 हमारी जो प्रोविजन है वो रिवर्स हो जाएगी। प्रोविजन बढ़ेगी, प्रोविजन पहले से ज्यादा होगी तो एक्सपेंस, प्रोविजन पहले से कम होगी तो रिवर्स। वो कैसे रिवर्स करनी है, वो सारी बातें हमने सीखी। हर साल प्रोविजन फाइंड करेंगे, और इंटरेस्टिंग बात, पहले साल प्रोविजन ली है,
सारे का सारा एक्सपेंस, पहले साल प्रोविजन ली, सारे का सारा एक्सपेंस। अगर बाद में कभी भी प्रोविजन ली तो आपने चेंज इन प्रोविजन लेना है। क्या लेना है? चेंज इन प्रोविजन। अगर प्रोविजन बढ़ गई तो एक्सपेंस बढ़ गया, अगर प्रोविजन कम हो गई तो एक्सपेंस कम हो गया। प्रोविजन बढ़ी तो एक्सपेंस बढ़ गया, प्रोविजन कम हुई तो एक्सपेंस कम हो गया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, वो तरीका देख लें। क्या गुम हो जाए? अकाउंट गुम हो जाए? किसको गुम कर रहा है? अकाउंट को गुम कर रहा है या डेटर को गुम कर रहा है? वो करते हैं, वो भी देख, सारा देखेंगे, अकाउंटिंग के अंदर सारा कुछ है। इधर आए जरा। अच्छा अब आपने ना एसओसीआई में जाना है, ऐसा ही है ना? अच्छा मैंने इसकी आपको एंट्रीज नहीं बताऊंगा, एंट्रीज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 5 में जाके, ठीक है? एसओसीआई और एसओएफपी जरा देखिएगा। अच्छा सिर्फ मुझे एक बात बता दे, ब्रॉड और कैरी डाउन का पता है? ब्रॉड किसे कहते हैं? पिछले साल या इस साल? लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ब्रॉड होता है, पिछले साल की प्रोविजन इस साल का ब्रॉड होगा, और ये जो कैरी डाउन है ये इस साल की प्रोविजन होगी। इसको मैं ब्रॉड और कैरी डाउन के नाम से बोलूंगा। जो पिछले साल प्रोविजन रखी थी, पिछले साल डाउट रखा था, उसे बोलेंगे ब्रॉड ऑन, और जो इस साल डाउट रखेंगे उसे क्या बोलेंगे? कैरी डाउन। एसओसीआई के अंदर, एसओसीआई के अंदर एक तो आपने लिखने हैं बैड डेट्स। क्या लिखने हैं? बैड डेट्स, ठीक है? ये कौन से वाले बैड डेट्स है? प्रोविजन वाले या वो जो कंफर्म हो गए? वो जो कंफर्म में जन्नती है, जिन्होंने पैसे देने ही नहीं। आगे प्लस या माइनस, प्लस या माइनस। प्लस करेंगे अगर होगी इंक्रीज इन प्रोविजन, इंक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स, और माइनस करेंगे अगर हो गई डिक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स। वो आपको पता चल जाएगा, 10 से 12 हो गया तो इंक्रीज, 10 से 8 हो गया तो डिक्रीज। हाँ इनकम में भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास प्रोविजन बढ़ गई है तो बैड डेट्स में प्लस कर देना, एक्सपेंस बढ़ा देना, और अगर प्रोविजन कम हो गई है तो एक्सपेंस कम कर देना, उसमें से माइनस कर देना। एक और चीज जो अभी सिर्फ लिखने की हद तक है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैं बाद में करूंगा, वो है माइनस बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड, ये वो जो आपने कहा था कि आपने जिस एक बंदा था वो बाहर चला गया, वापस आया तो उसने कहा पैसे दे दिए। जब बाहर गया था तो हमने उसे बैड डेट्स कह दिया था, वापस आया तो हमने उससे पैसे ले लिए या उसने दे दिए, तो बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए। उसी साल का, हाँ इस साल का भला क्या होगा? उस साल में हमने एक प्रोविजन क्रिएट की होगी, उस साल एक प्रोविजन क्रिएट की होगी ना, 2% या 5%, जाहिर सी बात सवाल के अंदर तो गिवन होगी, तो कोई ना कोई तो परसेंटेज लेंगे ना। उस परसेंटेज के ऊपर अब पिछले साल की भी अमाउंट गिवन होगी, पिछले साल की अमाउंट गिवन होगी। अब पिछले साल देखेंगे कितनी प्रोविजन थी और इस साल कितनी है। अगर बढ़ गई तो जितनी बढ़ी प्लस कर देंगे, एक्सपेंस बढ़ा देंगे, अगर प्रोविजन कम होगी तो माइनस कर देंगे। एसओएफपी के अंदर क्या करेंगे? एसओएफपी के अंदर डेटर्स में से माइनस कर देंगे कैरी डाउन, डेटर में से माइनस कर देंगे कैरी डाउन। किसका भला? कैरी डाउन ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट्स। चार्ज जुमा है तो बस यहां तक ही, क्योंकि टाइम हो गया। अब